हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th मैथ्स हिंदी मीडियम के लिए हम यहाँ पे वीडियोस डालेंगे। एक एक करके एक्सरसाइज के लिए पूरा चैप्टर डालेंगे, पूरी किताब डालेंगे 1 बाय 1 करके। और साथ में आप बने रहिएगा, धीरे धीरे करके लेवल्स क्वेश्चन से बढ़ता है एक्सरसाइजेस के अंदर। तो पूरी एक्सरसाइज देखने की कोशिश करिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठें तो और भी आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है सेट्स, इसको हिंदी में हम कहते हैं समुच्चय। ठीक है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 6 सवाल हैं पहले चैप्टर के अंदर। बहुत ही आसान है, सीधे सीधे हम किताब से छोटे छोटे पॉइंट्स थ्योरी के पढ़ेंगे और डायरेक्टली हम इनके आंसर्स 1 वर्ड में, हमें इसके आंसर्स एक शब्द में आंसर इनके आंसर्स हमको देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले, हमें एक्सरसाइज करने से पहले कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हमको ऑलरेडी पढ़ने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके किताब से ही मैंने कहा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है, चैप्टर का नाम है समुच्चय, दैट इज कॉल्ड सेट्स। ये सुनो, इसके बाद सबसे पहले हमारे सामने अगर हम देखेंगे, जो सबसे पहले मैंने येलो कलर के जो हाईलाइट से दिखाया हुआ है, सिर्फ हम उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो जो लिखा हुआ है, समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया हुआ है। तो ये साहब जो है जॉर्ज कैंटर, इन्होंने ही इसका कॉन्सेप्ट दिया था, इसकी बातें की गई थी कि ये समुच्चय क्या चीज़ होती है। इसके बाद अगर हम आगे पढ़ें, जैसे कि लिखा है नेक्स्ट, नीचे दिया गया है, दैनिक जीवन में हम बहुआ वस्तुओं के संग्रह के विचार करते हैं, जैसे ताश की गड्डियाँ। मतलब हम किसी भी चीज़ को, मतलब हम किसी चीज़ को अगर हम किसी वस्तुओं को इकट्ठा करके किसी जगह पे लिख दें या बता दें, ठीक है, उसको डिफाइन करें, उसको परिभाषित करें। तो जैसे ताश की गड्डियाँ हैं तो 52 पत्ते होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो 52 पत्तों के एक समूह है, ठीक है। व्यक्तियों की भीड़, जैसे एक भीड़ है, क्लास के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, वो है, ठीक है। क्रिकेट टीम के अंदर जो खिलाड़ी हैं उनकी बात की जा रही है। इसी प्रकार से सारी बातें, जैसे हमारा सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, दैट इज व्हाट, 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जैसे 1 2 3 4 विषम है और 10 से कम है, तो जाहिर सी बात है 1 3 5 7 और 9 ही होंगी, क्योंकि विषम है और 10 से कम है। इसके बाद भारत की नदियां, तो हम भारत की नदियों की एक लिस्ट बना सकते हैं पूरे इंडिया की, कोई दिक्कत नहीं है। गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी हैं, ठीक है। आपको 50 100 से ऊपर नदियाँ आपके पूरे इंडिया में हमें मिल जाएंगी, अलग अलग राज्यों में। इसी प्रकार से अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, यानी जैसे इनको वॉवेल्स कहते हैं, स्वर मतलब वॉवेल्स, AEIOU, तो दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, अलग अलग प्रकार के ट्राइंगल्स होते हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। संख्या, अगला पॉइंट अगर हम देखें, संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड। तो वो गुणनखंड जो अभाज्य हैं, जो विभाजित किसी से नहीं होते, जैसे कि 2 जो है वो अभाज्य संख्या है, ठीक है, जो किसी से विभाजित नहीं होता है। 3 है, 5 है, 7 है। तो अगर हम 210 के वो करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे, तो यही 2 3 5 और 7 आएगा। इसी तरह समीकरण यहाँ पर दी गई है, द्विघाती समीकरण दी गई है, x² - 5x + 6x के मूल, रूट्स, मूल का मतलब है रूट्स, अर्थात 2 और 3 है। तो इसको हम निकालेंगे बेसिक फॉर्मूले से, धराचार्य से, तो ये सब हमारे सामने आ जाते हैं। इसी प्रकार से नीचे हम नेक्स्ट हम येलो कलर का जो शेड देखेंगे, NZQRZ+, Q+ और R+, ठीक है। इसके साथ में आप देखिए, मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर इंग्लिश में लिख के रखा है, क्यों? क्योंकि n जो है वो नेचुरल नंबर से बना है। हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। Z मतलब इंटीजर्स है, ठीक है, पूर्णांकों के समुच्चय। Q को हम कहते हैं, दैट इज Q फॉर रैशनल नंबर्स, और परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो ये हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। हम ऑलरेडी 9th 10th क्लास में ये सब चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ दोबारा रिपीट हुई है और हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है हमारे। इसी तरह से रियल नंबर्स है, जो कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय की बात की जाती है। Z+ है, धन पूर्णांकों का समुच्चय की बात की जा रही है। पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं इसको हम। Q+ मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की बात की जा रही है, जिनको हम धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। इसी प्रकार से R+ मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ब्रैकेट में इंग्लिश में इसलिए लिख के रखा हुआ है क्योंकि NZQR, R फॉर रियल नंबर, N से नेचुरल नंबर से, यहीं से इंग्लिश के लेटर से ही, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं नेचुरल नंबर से N लिया गया है, R रियल नंबर से लिया गया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखने की कोशिश की गई है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा येलो कलर से शेड किया वो पॉइंट है, समुच्चय के लिए वस्तुएं, अन्य और सदस्य पर्यायवाची शब्द हैं। जो समुच्चय के अंदर जो हमारे सामने जो हम कॉमा डाल के लिखते हैं, जैसे मान लीजिए A, B, C, D, तो ये क्या है? ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, ABCD, ठीक है। तो ये जो ABCD अलग अलग हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं? इनको वस्तुएं कह सकते हैं, या अव्यय कह सकते हैं, या सदस्य कह सकते हैं। लेकिन इन तीनों में सबसे बेस्ट वर्ड कौन सा है? अव्यय वर्ड सबसे अच्छा है। अव्यय मतलब इंग्लिश में हम इसको कहते हैं, दैट इज व्हाट, इंग्लिश में अव्यय को कहते हैं, दैट इज सिंपली एक सेकेंड, हाँ, दैट इज सिंपली
अव्यय को कहते हैं डैट इज सिंपली एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। इसी तरह से सदस्य को कहते हैं डैट इज मेंबर, ठीक है, इंग्लिश में। और वस्तुओं को कहते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। तो जाहिर सी बात है, अब ABCD है तो ये वस्तु तो नहीं है, ना ही ये सदस्य है। सदस्य तो हम नॉर्मली किसी इंसानों के सदस्य के बारे में बात की जाती है। तो अव्यय वर्ड यहाँ पर ABCD के लिए सही होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स लिखे हैं तो यहाँ पर भी अव्यय शब्द उसके लिए सही होगा। हाँ, अगर मान लीजिए हमारे सामने लिखा हुआ है पेंसिल, पेन, बॉक्स, है ना, और प्रोटेक्टर, ये सारी चीज़ें जो हम एक ज्योमेट्रिकल जो ज्योमेट्री का जो बॉक्स होता है जिसको हम रखते हैं क्लास 9-10 के बच्चे, ठीक है, उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं स्केल, तो उनको हम कह सकते हैं वो वस्तुएं हैं। क्या हैं? वो वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अगर मान लें हम कहें कि एक टीम है, उसके अंदर 11 प्लेयर्स हैं, तब हम कह सकते हैं कि टीम के अंदर वो मेंबर्स हैं, सारे के सारे खिलाड़ी हैं, ठीक है कि नहीं, ना वो ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि वस्तु नहीं है। एलिमेंट्स भी नहीं कह सकते हैं उन खिलाड़ियों को, तो हम मेंबर्स कह सकते हैं। तो एक ही बात है, समुच्चय के अंदर क्या होते हैं? वस्तुएं, अव्यय या सदस्य से हम पुकारते हैं। तो दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे सामने नेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन। इसका जो साइन है इसको ध्यान रखिएगा, ये साइन कहता क्या है, व्हाट इज दिस साइन? ये साइन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बना होता है, ये है ना, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब होता है अंग्रेजी में एप्सिलॉन, ठीक है, मतलब कहने का है एलिमेंट ऑफ। अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट ऑफ। हिंदी में क्या कहेंगे? ध्यान से देखिए मेरे साथ में, हिंदी में कहेंगे मतलब अव्यय है। किसका अव्यय है? इस समुच्चय का अव्यय है, इस समुच्चय का वस्तु है, इस समुच्चय का सदस्य है। क्योंकि वस्तु, अव्यय और समुच्चय ये तीनों एक ही चीज़ है। यस और नो? ये तीनों एक ही बात है, पर्यायवाची है। तो हम कह सकते हैं समुच्चय का क्या है? ये वस्तु है, अव्यय है या सदस्य है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है भाई? एलिमेंट ऑफ का मतलब ये होता है कि अव्यय है ना। और अगर मान लो कोई साइन ऐसा बना हुआ है, एप्सिलॉन तो बनाया है लेकिन उसको काट दिया, इसका मतलब ये है कि अव्यय नहीं है, अवयव नहीं है, ठीक है। तो राइटिंग में मत जाइएगा, अवयव नहीं है, ठीक है, जगह नहीं रहती तो उसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी में लिख लिया जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए हम समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, तो समुच्चय बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम देखेंगे तो समुच्चय हमारे सामने 2 प्रकार के हैं। पहला है रोस्टर और या सारणीबद्ध रूप, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। इसको अगर हम ध्यान से समझेंगे तो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर अलग से हेडिंग डाल के रखी हुई है। अगर हम इसको ध्यान से समझें, जैसे कि सबसे पहले रोस्टर रूप दिया गया है या सारणीबद्ध रूप दिया गया है, जिसको इंग्लिश में रोस्टर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म का मतलब ये है कि सबसे पहले रोस्टर फॉर्म को कैसे डिनोट किया जाता है? सबसे पहले तो हम करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे उसे। ध्यान से देखिए, करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और जितने भी हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु या अवयव या हम मेंबर्स मतलब हमारे सामने डैट इज व्हाट, मेंबर्स के लिए हमने क्या लिखा था? डैट इज सदस्य, ठीक है। जो भी सदस्य हम लिखेंगे कॉमा डाल के, तो हमें कॉमा डाल के लिखना है। मतलब जैसे मान लीजिए हमने लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबके बीच में कॉमा डालना है। ये क्या है? ये सारे के सारे हमारे सामने नेचुरल नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं भाई? दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये सब के सब प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। ये प्राकृत संख्याएं कौन सी प्राकृत संख्याएं? जो 9 से कम हैं, ठीक है। तो 9 से कम प्राकृत संख्याओं को हमें कैसे लिखना है? इस प्रकार से लिखना है, एक एक करके साफ साफ दिखाना है और बीच में उनके कॉमा डालना है। यस और नो? बीच में उनके कॉमा डालना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें और भी, जैसे मान लीजिए अगर क्रिकेट टीम के अंदर खिलाड़ी हैं तो 11 खिलाड़ी होंगे, जाहिर सी बात है। जैसे मान लीजिए विराट है, ठीक है कि नहीं है, और सचिन है, एक ज़माने में सचिन खेलता था मान लीजिए, और डैट इज़ व्हाट राहुल द्रविड़ खेलता था एक टाइम पे, ठीक है। और जैसे आज के ज़माने में रोहित शर्मा खेलता है, ठीक है, रोहित शर्मा। तो ये हम सारे मेंबर्स हैं टीम के, तो इनके बीच में कॉमा डालते पूरे के पूरे 11 खिलाड़ी लिखेंगे और हम फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो और कॉमा डाल के हर नाम को हम लिखते जाएंगे। तो ये रोस्टर फॉर्म होता है जिसको हम सारणीबद्ध रूप कहते हैं। इसी प्रकार से समुच्चय निर्माण रूप, जिसको अंग्रेजी में सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हिंदी भाषा में लिखना, हिंदी भाषा में लिखना या गणितीय भाषा में लिखना, मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में किसी चीज़ को लिखना। तो ये भी बहुत ही हमारे सामने आसान है।
ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये ऊपर वाला जो सबसे हमें टॉप पे दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, 1 2 3 4 5 7 8, तो ये क्या है भाई, ये प्राकृत संख्या है जो कि 9 से कम है। तो हम उसी चीज़ को समुच्चय निर्माण रूप में क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, प्राकृत संख्याएं जो 9 से कम हैं। ठीक है, तो अब आप चाहे प्राकृत संख्याएं 9 से ऐसा हिंदी मतलब हिंदी भाषा में लिख लीजिए, ठीक है, या आप 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया है। दोनों के लिखने के नाम को ही पुकारा जाता है, एक को रोस्टर रूप कहते हैं और दूसरे को समुच्चय निर्माण रूप कहा जाता है, जो कि बहुत ही आसान है हमारे सामने। गणितीय भाषा में भी होता है लिखना। अब जैसे मान लिया अगर हम इसको गणितीय भाषा में सेम चीज़ को, इसी सेम चीज़ को हम गणितीय भाषा में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, x लेस देन, किससे x लेस देन है, 9 से, मतलब x का जो मान है वो 9 से कम है ना। और x है क्या, x एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, एप्सिलॉन का साइन लगाया, मतलब किसका अवयव है, x जो है वो एक प्राकृत संख्या को बता रहा है। तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू 9 से कम और x जो है वो एक प्राकृत संख्या है। तो हम इसी सेम चीज़ को, इसका भी मीनिंग क्या है, यही सेम मीनिंग है। इन दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों का मीनिंग, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है कि नहीं, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, एक जैसे मतलब है दोनों के। बहुत ही आसान है हमारे सामने। इसी प्रकार से तो समुच्चय सेट्स क्या होते हैं, किसी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जिनको हम डिफाइन कर सकें। ठीक है कि नहीं, समुच्चय क्या होता है, जिसको हम डिफाइन कर सकें, और जिसको हम डिफाइन ना कर सकें, जिसको हम परिभाषित ना कर सकें, वो समुच्चय नहीं कहलाता। जैसे कि आपको इस पहले वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसका, कह रहा है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, मतलब ये जो पहला सवाल है ये बताना चाह रहा है कि पढ़िए इसको, बताइए समुच्चय है या नहीं है। तो अगर हम पहले वाले सवाल की बात करेंगे तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, संग्रह मतलब कलेक्शन, संग्रह मतलब इकट्ठा करना। ठीक है कि नहीं है, तो जे से प्रारंभ होने वाले महीने कौन से भाई, सबसे पहले जनवरी है, ठीक है कि नहीं, दूसरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जून है और उसके बाद जुलाई है। जुलाई के बाद मुझे नहीं लगता कोई है, तो ये संग्रह हो गया। इसके अलावा तो नहीं, इसके अलावा नहीं, तो ये क्या बन गया, समुच्चय बन गया हमारे सामने। इसका मतलब ये है क्या, ये एक समुच्चय है। ठीक है कि नहीं, ये समुच्चय है। ठीक है, तो ये समुच्चय है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, तो हम किसी की प्रतिभा को नाप नहीं सकते, याद रखिए। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई क्रिकेट का या फुटबॉल का फाइनल मैच है, मान लीजिए फुटबॉल का मैच चल रहा है, उसके अंदर फाइनल मैच में रोनाल्डो खेल रहा है, ठीक है, और रोनाल्डो ने बहुत अच्छा खेला पूरे वर्ल्ड कप में, पहले लीग मैचेस में खूब गोल मारे, फिर क्वार्टर फाइनल में भी गोल मारे, फिर सेमीफाइनल में भी गोल मारे, और वो खेलता इतना अच्छा खेला कि फाइनल तक अपनी टीम को लेकर आया। लेकिन हुआ क्या, फाइनल वाले दिन उसका लक अच्छा नहीं था, खेल तो रहा था टीम में, लेकिन वो अच्छा नहीं खेल पाया। तो उस दिन क्या होने वाला है, उस दिन हो सकता है उसको, जो उसके फ़ैन हैं, जो रोनाल्डो जिस टीम को खेलता है, पोर्तुगाल से खेलता है, तो पुर्तगाल के लोग अभी तक तो उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, हो सकता है फाइनल वाले दिन उसको काफ़ी गालियाँ पड़े, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, है ना, कि अगर जो अच्छा नहीं खेलता उसको लोग काफ़ी ज़्यादा बुरा और भला कहते हैं। तो आखिरी वाले दिन क्या हो गया, उसने वो दे दिया, तो हम उसकी जो प्रतिभा थी उस दिन डाउन हो गई। तो सबसे ज़्यादा प्रतिभा किसके पास है, ये हम नहीं बता सकते। हो सकता है रोनाल्डो की जगह कोई और प्लेयर उस दिन गोल ज़्यादा मार दे, 3 गोल मार दे, 4 गोल मार दे, तो हो सकता है उस दिन वो मैन ऑफ द मैच बन जाए, और रोनाल्डो से ज़्यादा, रोनाल्डो पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा खेला है, लेकिन वो आखिरी मैच में खेलकर उससे ज़्यादा उसने क्रेडिट हासिल कर ली। तो इसलिए प्रतिभा को नापने का कोई तरीका नहीं होता, चाहे वो खिलाड़ी हो, लेखक हो, बल्लेबाज हो, गेंदबाज हो, कोई भी हो, ठीक है कि नहीं है, टीचर हो या कोई भी हो, किसी की प्रतिभा को आप नाप नहीं सकते। ठीक है, जिस टीचर से आपको समझ में आ जाए वही टीचर आपके लिए प्रतिभाशाली है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसलिए सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, तो भाई साहब ये तो समुच्चय नहीं है, यहाँ लिख लेना भाई, समुच्चय नहीं है। इसी प्रकार से मान लिया अगला देख लेते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो 11 बल्लेबाजों, अब कोई हो सकता है कहते हैं भाई डॉन ब्रैडमैन है, ठीक है कि नहीं, पुराने ज़माने का, सचिन तेंदुलकर है, अभी 10 साल पहले रिटायर हुआ है लगभग, विराट कोहली है,
ठीक है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं इंडिया के, तो सबसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज नहीं, ये प्रतिभाशाली नहीं है किसी। अगेन हमने फिर आपको सर्वश्रेष्ठ हम नहीं नाप सकते, ब्रैडमैन के ज़रूर 99.96 का एवरेज है, लेकिन प्रतिभाशाली नहीं कह सकते। हो सकता है आखिरी मैच में तो वो 0 पे आउट हो गया, अगर आप उसका रिकॉर्ड देखेंगे तो कहाँ प्रतिभा गई उसकी, तो इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अगर सर्वश्रेष्ठ होता तो शायद कभी आउट ही नहीं होता, ठीक है। तो आउट होना ये बता रहा है कि वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तो सर्वश्रेष्ठ को हम नहीं कह सकते। अगेन यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, नहीं है, नहीं है। इसी प्रकार से आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो आपकी जो क्लास में जितने भी लड़के पढ़ रहे हैं, अमित, सचिन, दुनिया भर के जो भी बच्चे हैं, मान 50 बच्चों की क्लास है, कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगे, आप उनके लड़कों की लिस्ट बना लीजिए। तो आप लड़कों की लिस्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो सब सारे बच्चे कहेंगे हाँ सर बना सकते हैं। तो बस लिस्ट बना लिया है तो इसका मतलब वो समुच्चय है, यस और नो। इसी प्रकार 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, बिल्कुल हो जाएगा भाई, ये भी है। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा डेट इज 1 2 3 डैश डैश डैश। आखिरी में 100 से कम चाहिए ना, तो आखिरी में 98 और 99 और यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमने इसका सेट समुच्चय भी लिख दिया और ये भी बताया कि समुच्चय है, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए अगला है हमारे सामने, डेट इज व्हाट, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक ने जो उपन्यास लिखे हुए हैं सारे के सारे, क्या हम उसका संग्रह कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल संग्रह कर सकते हैं, सबकी लिस्ट बना के हम आराम से एक जगह नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये भी समुच्चय है। इसी प्रकार सभी समपूर्णांकों की संख्या, समपूर्णांक मतलब क्या होते हैं भाई, समपूर्णांक मतलब ये होते हैं डैट इज व्हाट, हमारे सामने 2 4 6 8 है ना सभी। तो डैश 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 में आगे कितना आएगा, 1000 भी आ जाएगा, 1000 10,000 भी आ जाएगा, 20, तो डैश डैश। तो ये भी एक क्या है, ये भी हमारे सामने, इसका हम संग्रह कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। तो ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो आपके सामने इस अध्याय, ये जो मान लीजिए ये चैप्टर जो चल रहा है, इसके अंदर आप सारे करेक्शंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सारे क्वेश्चंस को एक लिस्ट बना के लाइन से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। बहुत आसान काम है। तो ये भी समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो सबसे खतरनाक जानवर कौन है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये भी ये समुच्चय नहीं है। क्यों खतरनाक हम नहीं कह सकते, हो सकता है कोई आपके घर का पालतू कुत्ता है जिसको आपको बहुत भरोसा है, ठीक है, हो सकता है वही उसका मूड खराब हो जाए और वही आपको काट कूट के मार डाले, ठीक है ना, अक्सर पेपर में आता है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में हुआ था कि एक पालतू कुत्ते ने अपने मकान मालकिन को ही मार दिया था। तो वो कितना ज़्यादा भरोसेमंद था, ठीक है, उसकी रक्षा कर रहा था, बल्कि वो तो उसके लिए खतरनाक हो गया और उसको जान से मार दिया। तो हम खतरनाक जानवरों का संग्रह नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि जंगल में रहने वाले जानवर कौन है, जिनको हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, और डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब जो घर में रहने वाले जानवर है, उनकी लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन खतरनाक कौन है हमारे लिए, ये हम नहीं बता सकते कि कौन खतरनाक और कौन खतरनाक नहीं है। दिस इज़ वेरी सिंपल। इसी प्रकार से अगला है हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए समुच्चय ए दिया गया है, इसके अंदर हमारे सामने इसके अवयव दिए गए 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त प्रतीक, एक तो ये दिया गया है और दूसरा ये, इन दोनों को भरना है, ठीक है। अब ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ये है तो मतलब उस समुच्चय के अंदर उसका अवयव है, और अगर ये है तो इसका मतलब उस समुच्चय में वो अवयव नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस समुच्चय में 5 है या नहीं है। तो हमने देखा हाँ भाई 5 है, तो हमें क्या भरना है, ये भरना है एलिमेंट ऑफ या एप्सिलॉन। 8 है या नहीं है इसमें, तो 8 नहीं है, तो यहाँ ये लगा के उसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। 0 है या नहीं है, तो 0 भी नहीं है, लगा के क्रॉस कर देना है। इसी प्रकार से 4 है या नहीं है, हाँ 4 है, तो ये एप्सिलॉन लगाना है। 2 है या नहीं है, तो इसमें एप्सिलॉन लगाना है। इसी तरह से 10 है या नहीं है, तो 10 यहाँ पर नहीं है, तो इसमें एप्सिलॉन लगा कर उसको क्रॉस कर देना है। तो दिस इज व्हाट द वेरी सिंपल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखेंगे ध्यान से, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर मतलब अलग अलग करके, बिल्कुल साफ साफ 1 2 3 4 5 6 जैसे होता है, ठीक है, सारे के सारे एक एक नाम लिखिए। तो सबसे पहला अगर हम देखेंगे आंसर हमारा, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए को हम क्या लिख सकते हैं, डैट इज व्हाट का एक x एक पूर्णांक है। बहुत अच्छी बात है भाई, एक x एक पूर्णांक है, मतलब इंटीजर से अंग्रेजी में जिसको हम z कहते हैं, पूर्णांक मतलब z, ठीक है। -3 से x की वैल्यू कहाँ तक है, 7 तक है। क्या -3 है, नहीं -3 नहीं है, तो -3 से बड़ा कौन है, -2, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 भरेंगे क्या, तो 7 पे यहाँ ध्यान से देखिए इक्वल नहीं है। अगर ये होता तो हम 7 लिख देते, लेकिन ये नहीं है तो फिर हम 7 नहीं लिखेंगे। तो इसलिए बस यही इसका रोस्टर फॉर्म है।
यही इसका सारणीबद्ध रूप है। इसी प्रकार से नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर नेक्स्ट है हमारे सामने, दैट इज बी, x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या 6 से कम है। तो प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5। कहाँ तक? 6 से कम लिखना है। तो कम तो हो गया, 6 नहीं लिखना, 6 से कम लिखना है, तो खत्म हो गया आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट थर्ड वाला देख लेते हैं, दैट इज सी। सी के लिए क्या है? x 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या, मतलब कह रहा है कि क्या कह रहा है? 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसका योग क्या है? 8 है। तो ध्यान से देखते हैं अपन रफ में पहले 08। 08 जो है वो एक अंक की संख्या है। 08 हम लिख जरूर रहे हैं, लेकिन ये एक अंक की संख्या है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। फिर इसके बाद कौन हो सकता है? 17 हो सकता है, 1 + 7 8। ठीक है, 17 के बाद 26 हो सकता है, 26 के बाद हमारे सामने 8 आना चाहिए ना, तो 35 हो सकता है, 35 हो सकता है, 3 और 5 8। इसी तरह से 44 हो सकता है, 4 और 4 8। इसके बाद 53 हो सकता है, 5 और 3 8। इसी तरह से हमारे सामने क्या नाम है इसका, 62 हो सकता है, 6 और 2 8। 71 हो सकता है, 7 और 1 8। 80 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। 08 एक अंक की संख्या, लेकिन ये तो 2 अंक की संख्या है ना यार, ये तो 2 अंक है, तो ये वैलिड है। तो हमने क्या लिखना है यहाँ सी में? ये सारी संख्याएं लिख देनी है। तो बस जो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं नंबर्स, इन सबको कॉमा डाल के करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख लीजिए। मतलब कैसे? 17 26 35 44 53 62 71 और लास्ट में है 80 80। ठीक है, इसके बाद नहीं आएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 4th, चौथे नंबर पर है डी। x एक अभाज्य संख्या है जो कि विभाजित नहीं होती, जो संख्या 60 की भाजक है। ठीक है कि नहीं? जो संख्या 60 की भाजक है और वो अभाज्य है। तो बहुत ही आसान सा काम करना है आपको क्या करना है? इस 60 के, आप एक काम करो, बच्चों की तरह मत करो, ऐसे कर लेते हैं। 60 को हम कैसे, किस से इसके हम गुणनखंड लिख लेते हैं। तो गुणनखंड क्या क्या आ जाएंगे? 2 × 2 × ठीक है, 3 × 5, ये सारे आ जाएंगे। हमें लेकिन क्या लिखना है? ध्यान से देखिए, हमें अभाज्य संख्याएं लिखनी है। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? तो अभाज्य संख्या, सिर्फ हमें अभाज्य संख्या लिखनी है। अभाज्य संख्या कौन है? 2। ये जो 2 है रिपीट हो गई, तो दोबारा नहीं लिखना है। एक नंबर को, सिर्फ एक संख्या को सिर्फ एक ही बार लिखना है। 2, फिर 3, ठीक है, और फिर 5। तो ये सारी की सारी वो अभाज्य संख्याएं हैं जो संख्या 60 की भाजक हैं। ठीक है भाई, बहुत ही आसान है, सिंपल है। नंबर 5th हम देख लेते हैं। दैट इज कह रहा है हमसे कि ई के बारे में बात कर रहा है। दैट इज 5th नंबर, ई पार्ट। कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री, अंग्रेजी का शब्द लिखा हुआ है, कि अक्षरों का समुच्चय। तो जितने भी इसके अक्षर हैं उनको आप करली ब्रैकेट्स में कॉमा डाल के, तो पहला अक्षर कौन सा है? टी। दूसरा अक्षर कौन सा है भाई? आर। तीसरा अक्षर कौन सा है? आई। चौथा जी, फिर ओ, फिर एन, फिर ओ। तो ओ रिपीट नहीं लिखना है, जो भी रिपीट होगा, जो भी दोबारा आएगा उसको नहीं लिखना है। ठीक है, फिर एन के बाद कौन आएगा? ओ आ रहा है, ओ को नहीं लिखना है, एम लिखना है। ठीक है, ई लिख लो भाई, टी रिपीट हो गया, मन नहीं लिखना है, आर भी रिपीट हो गया, फिर आखिरी में आ गया वाई, और करली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है कि नहीं? और यही इसका आंसर है। इसी प्रकार से हमारे सामने लास्ट है, जो कि 6th पार्ट दिया गया है सवाल का। कह रहा है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। बिल्कुल सेम सवाल है, बेटर। तो बेटर के लिख लिए, एफ का आंसर क्या आएगा? सबसे पहला अक्षर कौन सा है? बी। दूसरा ई, फिर टी, फिर टी रिपीट हो गया, दोबारा नहीं लिखना है, फिर ई रिपीट हो गया, आर लिख लेना है। तो ये आंसर हो गया हमारे सामने। इसी प्रकार से अगला है हमारे सामने, 3 हो गए भाई। चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल है हमारे सामने, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है इसको? समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो ध्यान रखिएगा, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? मतलब सेट बिल्डर फॉर्म इंग्लिश में कहते हैं। मतलब हमें लैंग्वेज में लिखना है। कौन सी लैंग्वेज में लिखना है? या तो अपनी हिंदी भाषा में लिखना है, या फिर हमें अपनी गणितीय भाषा, मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है। जैसे कि हमें को साफ साफ समझ में आ रहा है कि गणितीय भाषा को लिखने का, जैसे हमारे सामने ये जो दिया गया, ये जितने क्वेश्चंस दिए गए, ठीक है, ये सारे सवाल ये किस रूप में है? ये हमारे सामने समुच्चय निर्माण रूप में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, इनको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा आंसर्स में।
तो हमें ये सारे के सारे आपको जो दिख रहे हैं क्वेश्चन में जो दिख रहे हैं, ये सारे के सारे लैंग्वेज में लिखे हैं कि नहीं लिखे, भाषा में लिखे हैं कि नहीं लिखे, चाहे वो गणितीय भाषा में लिखे हों या हिंदी भाषा में लिखे हों, ठीक है, वो हमें लिखे हुए हैं। तो हमें अब क्या करना है, अब यहाँ पर उसने हमें दिया क्या है, यहाँ उसने हमें रोस्टर फॉर्म दिए गए, ये सारे के सारे किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है। इनको हमें किस फॉर्म में करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, मतलब हिंदी भाषा या गणितीय भाषा में लिखना है। तो देख लेते हैं, जो भी हमारे लिए आसान होगी दोनों भाषा में हम लिख सकते हैं आराम से। तो सबसे पहला देखिए ध्यान से, पहला आंसर जो होगा हमारे सामने 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 से आप क्या समझते हैं कि ये तीनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 के गुणनखंड हैं, या सौ नो 3 से भाज्य हैं। तो कैसे भाज्य हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। जैसे कि हमारे सामने साफ साफ हमें नजर आ रहा है, दैट इज व्हाट, लिखने का तरीका क्या है, x कोलन, फिर क्या लिखेंगे, x जो है वो क्या है, 3 का गुणनखंड है, 3 का गुणनखंड। तो 3 गुणनखंड को हम कैसे लिखते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, गणितीय भाषा में 3n लिखते हैं, कॉमा n क्या है, n एक n की जो वैल्यू है वो क्या है, पहला नंबर 3 1 जा, दूसरा 3 2 जा, तीसरा 3 3 जा, चौथा 3 4 जा, 3 5 जा 15। तो 15 तो नहीं है ना, 3 पंजे 15 नहीं है, इसका मतलब सिर्फ n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, सिर्फ 4 तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, 4 तक। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि n की वैल्यू जो है, n की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक है, यस और नो। अब n की वैल्यू 1 से लेकर 4 के बीच में तो 1.1 भी होता है, 1.2 भी होता है, 1.5 भी होता है, 2.1 भी होता है। तो क्या वो भी है, तो आपको वो भी डिफाइन करना पड़ेगा, वो भी परिभाषित करना पड़ेगा कि n है क्या। तो n एक प्राकृत संख्या है, n क्या है, 1 से 4 के बीच में है, और एक और 4 भी है शामिल, और n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो ये भी हमें ध्यान से पता होना चाहिए, यस और नो। इसी प्रकार से हम अगला आंसर देखते हैं, दैट इज व्हाट, बहुत ही सिंपल है। क्या नंबर, क्या संख्याएं दी गई हैं, 2 4 8 16 32। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये 2 है, ये हमें 2 की पावर 1 दिख रहा है, दूसरा 2 की पावर 2 दिख रहा है, तीसरा 2 की पावर 3 दिख रहा है, चौथा जो है 2 की पावर 4 दिख रहा है, और लास्ट वाला जो है वो 2 की पावर 5 दिख रहा है, ठीक है। साफ साफ हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो इसको हमें क्या लिखना है, x, 2 बिंदी डाल के, x बराबर, तो यहाँ ध्यान से देखो, सबका बेस सेम है, सबका बेस, सबका जो आधार है वो क्या है, सेम है, एक जैसा है। तो आधार जब एक जैसा है तो आधार हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। जो भी आधार है, 2 आधार है तो 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद हो क्या रहा है, ऊपर की संख्या जो उसके पावर की जो संख्या है वो उसकी चेंज होती जा रही है, तो वो चेंज हो रही है, तो जो चीज़ बदलती है, जो चीज़ चेंज होती है उसकी जगह पे हम n लिखते हैं, ठीक है। अब ये n जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो 1 से लेके 5 तक है, ठीक है। और साथ में n जो है वो एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। अगर आप मान ली ये ना लिखें, है ना, n एप्सिलॉन n कैपिटल N, ठीक है, n एक प्राकृत संख्या है, ये ना लिखें, मान लो आप ये नहीं लिखते, मान लीजिए ये नहीं लिखा आपने, तो इससे क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ पर n की वैल्यू 1.1 भी हो सकती है, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं। कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, है ना, इनफाइनाइट वैल्यूज़ हमारे सामने हो सकती हैं, इतनी वैल्यूज़ हो सकती हैं जिनको आप गिन नहीं सकते, अनगिनत संख्याएं हो सकती हैं। इसी प्रकार से नंबर तीसरा देख लेते हैं, दैट इज व्हाट, कह रहा है कि 2, 5, 25, 125 और 625। तो 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 1, 25 को क्या लिख सकते हो, दैट इज 5 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 3, और आखिरी वाले को लिख सकते हैं दैट इज 5 की पावर 4, ठीक है कि नहीं है। तो बहुत ही आसान है, सबका बेस क्या है, सबका आधार क्या है, 5 5 5 5, इसका मतलब बहुत ही आसान है, x 2 बिंदी x इज इक्वल टू 5, 5 की पावर कौन चेंज हो रहा है, पावर सबकी चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ n लिख लिया, कितनी कहाँ से कहाँ तक हो रही है, 1 से लेकर 4 तक जा रही है, तो यहाँ लिखा हमने 1 से लेकर n की मान 4 तक है, और n है क्या, n एक प्राकृत संख्या है, n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं, दैट इज नंबर चौथा, कह रहा है 2 4 6, ठीक है। तो 2 4 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 4 6 हैं क्या, 2 4 6 को लिखेंगे x एक सम, क्योंकि ये सम संख्याएं हैं, ये सारी की सारी 2 4 6 8 ये सम संख्याएं,
और 2 4 6 सम संख्याएं तो हैं, लेकिन कौन सी संख्याएं? सम प्राकृत संख्याएं, क्योंकि इसके अंदर हमारे सामने नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। कौन सी वैल्यूज नहीं है? नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। तो ये सारी की सारी क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। बस इतना ही लिखना है, x एक प्राकृत संख्या है। इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज फिफ्थ, 5वां सवाल है हमारे सामने। इसी का भाग 1 4 9। तो अगर हम ध्यान से यहाँ पे दोबारा लिखें 1 4 9 डैश 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 और आखिरी में 100 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो एक को हम क्या लिख सकते हैं? एक को हम लिख सकते हैं 1, 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2। इसी तरह से आखिरी वाले को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो पहले वाले को हम 1 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर कौन सी ऐसी टर्म है जो सेम है, सबका जो पावर है वो सेम है, लेकिन सबका आधार क्या हो रहा है? बदल रहा है। कहाँ से कहाँ तक? कि 1 से लेके 10 तक आधार जा रहा है। इसको हमें कैसे लिखना है? इसका आंसर हमको कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, x 2 बिंदी, ध्यान से देखिए, x 2 बिंदी x इज इक्वल टू n, जो बदल रहा है उसकी जगह n, तो कौन बदल रहा है? आधार बदल रहा है, n की पावर 2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? n का मान कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 10 तक है। और ये जो n है ये है क्या? प्राकृत संख्या है, बिल्कुल प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यस और नो। तो ये इस प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा। दिस इज ऑल द 5 क्वेश्चंस। नंबर 5, 5वां सवाल देख लेते हैं। कहते हैं निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों या सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सूचीबद्ध मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो पहले का आंसर चलो लिख लेते हैं। पहला x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम मतलब क्या होता है? ऑड नंबर को कहते हैं विषम। मतलब 1 3 5 7 9, कहाँ तक प्राकृत संख्या की बात कर रहा है? उसने कोई लिमिट नहीं दी। अब लिमिट नहीं दी तो आपको डैश 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 डाल के छोड़ देना है। मतलब जितनी भी प्राकृत संख्याएं, विषम प्राकृत संख्याएं, वो सारी की सारी इसमें शामिल हो जाएंगी। नंबर दूसरे पे आ जाता है, दैट इज व्हाट, x एक पूर्णांक है, ठीक है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? -1/2 से x की वैल्यू 9/2 तक है। तो -1/2 का मतलब होता है -0.5 और 9/2 का मतलब होता है 4.5, मतलब 4.5, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसके बीच में लिखना है। तो जब बीच में लिखना है तो क्या लिखोगे भाई? -0.5 से बड़ा वैल्यू कौन है? सर 0 है। उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, लेकिन 4.5 से ऊपर तो हमें लिखना ही नहीं है, उसके बीच में ही लिखना है। तो बस इसको यहाँ पर आप करली को क्लोज कर देंगे। इसी प्रकार से तीसरा सवाल देख लेते हैं, दैट इज व्हाट, कह रहा है x एक पूर्णांक है, ठीक है, जो कि x² की वैल्यू, में इसको यहाँ से फेयर करके लिख लेता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। x² लेस देन इक्वल टू, ठीक है, x² लेस देन और किसके बराबर है? किसके बराबर है? x² कम है और बराबर है किससे? 4 से, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें पूर्णांकों को, अगर हम इसमें संतुष्ट करना शुरू करें, जैसे मान लो हम एक एक करके पूर्णांक लें, हमें क्योंकि आंसर लिखना है फाइनली, तो क्या इसको 0 इसको संतुष्ट करेगा? देख लेते हैं। 0 का स्क्वायर, 0 की पावर 2, 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये संतुष्ट कर रहा है, तो 0 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 1 लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 की पावर 2 इज़ 1 लेस देन 4, ये भी सही है। 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4, तो 4 बराबर 4 हो गया ना, 4 बराबर, तो ये भी सही है। इसी प्रकार से तो 1 भी सही है, 2 भी सही है। इसके बाद आगे और बढ़िए, 3 देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 है ना, 3 की पावर 2 9 हो गया, लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेट इज इक्वल टू, क्या ये सही है? तो क्या 9 भैया 4 से कम होता है? नहीं सर, ये गलत है। तो इसका मतलब 3 नहीं आएगा। अब एक काम करो, 4 लिखोगे तो वो भी नहीं आएगा, 5 पुट करोगे x के लिए वो भी नहीं आएगा। तो हम निगेटिव वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है कि नहीं है, निगेटिव ऋणात्मक संख्याएं लेते हैं। 0 से छोटी ऋणात्मक कौन सी होती है? -1। तो -1 का आपने स्क्वायर किया, पावर 2 किया, तो क्या आ जाएगा? डेट इज 1 आ जाएगा। और क्या ये लेस देन इक्वल टू 4 है? हाँ वही है, तो -1 भी लिख सकते हो। इसी प्रकार से -2 का स्क्वायर 4 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी सही है, तो -2 भी लिख सकते हो। -3 का स्क्वायर 9 है और लेस देन इक्वल टू 4, तो ये नहीं लिख सकते, ये गलत है। तो ये हमारे सामने इसका हमारा समुच्चय बन गया। इसको अगर आपको सही से सेट करके लिखना है तो आप बढ़ती हुई संख्या में लिख लो, -2 -1 0 1 2, इस प्रकार से। तीसरा चौथे नंबर का आंसर है हमारा, डेट इज व्हाट, चौथे नंबर का जो सवाल है, दैट इज
कह रहा है एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो बस लॉयल जो शब्द है उसके अक्षर लिख लो भाई। पहला एल है, दूसरा ओ है, तीसरा वाई है, चौथा ए है और आखिरी में एल है। तो एल रिपीट हो गया, तो बस रिपीट नहीं लिखना है। इसके बाद पांचवा है एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। ठीक है, 31 दिन नहीं होते। अच्छा, तो बहुत आसान है भाई, 31 दिन नहीं होते तो किस किस में 31 दिन नहीं होते देख लेते हैं अपन। किस किस में 31 दिन नहीं होते, तो जनवरी में तो 31 दिन है, लेकिन फरवरी में नहीं है भाई, फरवरी में नहीं है। इसके बाद फरवरी के बाद मार्च में 31 है, अप्रैल में नहीं है। ठीक है, मई में 31 होते हैं लेकिन जून में 31 नहीं होते। जून के बाद जुलाई अगस्त दोनों में 31 है, लेकिन सितंबर में 31 नहीं होते, 30 दिन होते हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर में 31 है, लेकिन नवंबर में 30 दिन होते हैं। तो हमको जो 31 वाले महीने वो नहीं लिखने, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा लिखना है। आखिरी छठा है एफ अंग्रेज़ी वर्णमाला के एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो व्यंजन है, व्यंजन का मतलब ये है कि हमको व्यंजन लिखने हैं। तो कौन सा आंसर है भाई हमारे सामने, बहुत ही आसान है। तो पहले आता है ना, के से पहले आता है, तो के से आने वाले पहले व्यंजन को, पहले अक्षर कौन से हैं? ए है, बी है, सी है, डी है, ई एफ जी एच आई जे के एल सॉरी जे तक आता है। के से पहले ए से लेके जे तक। ठीक है, ए टू जे, या सुनो ए टू जे, जो कि के से पहले आता है। ठीक है ना, के से पहले आता है। तो अब क्या करना है हमें, लेकिन हमें व्यंजन लिखने हैं। हमें क्या लिखने हैं? स्वर नहीं लिखने, व्यंजन लिखने हैं। तो हमें ए ई आई ओ यू अगर ये आ रहा है बीच में तो ये नहीं लिखे जाएंगे। तो क्या लिखना है हमको? सिर्फ लिखना है बी सी डी, ई नहीं आएगा। ई के बाद एफ जी एच, आई नहीं आएगा, जे और के से पहले लिखने। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है हमारे सामने। तो यही हमारे सामने इसका आंसर हमें देना है। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट है नंबर छठा सवाल, बाईं ओर रोस्टर के रूप में लिखित दाईं ओर समुच्चय वर्णित को सही मिलान कीजिए। मतलब मैच द फॉलोइंग करना है, एक दूसरे का मिलान करना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो साफ साफ एक चीज़, तो तीसरे नंबर को तुम्हें साफ साफ दिख रहा है MATHE। तीसरे नंबर का देखिएगा MATHEICS, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये जो तीसरा नंबर जो है वो मैथमेटिक्स शब्द का के अक्षर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये डी से मैच खा रहा है। ठीक है ना, ये डी से मिलन इसका हो रहा है। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से अगर हम चौथे वाले को देखें बहुत आसानी के साथ में, तो 1 3 5 7 9 ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। तो देखो भाई, विषम संख्याओं की बात कहाँ पर हो रही है? बी में हो रही है। और एक्स संख्या बी को पढ़ते हैं अपन, एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो बिल्कुल सही है, ये 10 से कम भी है, 1 3 7 9, 1 3 5 7 9 और विषम संख्याएं भी हैं। तो ये बी से मैच कर जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम पहला वाला देखें तो पहला वाला कह रहा है 1 2 3 6, 1 2 3 6। बचा कौन से हैं भाई? ए और सी बचे हुए हैं, ये बचा है और ये। इन दोनों में डिसाइड करना है कि पहला और दूसरा किससे रहेगा। तो साफ साफ दिख रहा है, कह रहा है एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो इसके अंदर अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो अभाज्य तो नहीं है, क्यों? कौन सी अभाज्य नहीं है इसमें से? 6 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 2 और 3 अभाज्य है, 6 और 1 अभाज्य नहीं है। ठीक है कि नहीं है? तो सिर्फ 2 और 3 है, 2 और 3 अभाज्य है, तो सिर्फ 1 को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है कि नहीं है? दूसरा वाला जो है वो 1 को संतुष्ट करेगा और जो बचा हुआ 1 है वो किसको संतुष्ट करेगा? जाहिर सी बात है सी को संतुष्ट करेगा। लेकिन पढ़ लीजिए आप एक बार, 2 और 3, पहला वाला जो है एक प्राकृत संख्या है, तो जाहिर सी बात है 1 2 3 6 चारों की चारों संख्याएं प्राकृत हैं और 6 की भाजक है, मतलब 6 से 6 को डिवाइड कर रही हैं, 6 की भाजक है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि सब के सब 6 को विभाजित करती हैं। तो हमारे सामने आराम से हम लिख सकते हैं दैट इज़ व्हाट, कौन सा ऑप्शन बचा है? दैट इज़ सी ऑप्शन। एंड दैट इज़ द, ये हमारे सामने पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो गई है। ठीक है, अगले एक्सरसाइज के लिए सब्सक्राइब लगाइए, सब बटन दबाइए और बेल आइकन दबाइए। और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए और दूसरे बच्चों को शेयर भी करिए। गुड बाय।